30 अक्टूबर 2024 दीपावली का दिन। इकलौता लड़का अनुराग यादव उर्फ छोटू, ताइक्वांडो खिलाड़ी, जमीन के एक छोटे से विवाद पे पास में ही रहने वाले यादव परिवार और उसके कुछ लोगों ने उसकी गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी। मां बेटे के सर को लेकर रोती रही, बिलखती रही। इसमें 5 से 6 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और दीपावली का दिन, जो प्रकाश का त्योहार होता है, घर के लिए मातम में बदल गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो उसी परिवार का एक सदस्य, जो कि पुलिस में दरोगा था, ट्रेनी दरोगा, और उसी के इशारे पर, शायद उसी के कहने पर, उसी ने अपने परिवार की मदद की कि पीड़ित के परिवार के ऊपर एक ही साल में 17 से 18 मुकदमे दर्ज हो गए। घटना से 10 दिन पहले भी उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और ट्रेनी दरोगा को गिरफ्तार करने की वकायत करती है। क्या है पूरा मामला, कहां तक पहुंची कहानी, सिर कटवाने वाला साजिशकर्ता कौन था, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, क्या सच्चाई थी, ये सब कुछ जानने को मिलेगा इस कहानी में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई सच्ची घटना के साथ। यह है जौनपुर का केस पार्ट 2। आपने अनुराग यादव की पहला पार्ट मेरा देखा, जिसमें कि उसके कत्ल की वजह क्या थी, क्यों कत्ल हुआ, दीपावली के दिन घर में मातम क्यों फैल गया, 5 बहनों का एक ही भाई इस दुनिया से क्यों चला गया, इकलौता बेटा 16 साल का बच्चा जिसकी की हत्या कर दी गई। अब इसके पीछे का कारण क्या था, क्या थी वजह, ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, और मेरठ थाने के अंदर एक ट्रेनी दरोगा जिसका नाम राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव की गिरफ्तारी का वारंट इशू होता है। पुलिस अपनी टीम के साथ राजेश कुमार यादव के पास पहुंचती है और जैसे ही वो पहुंचती है, टीम पहुंचती है, राजेश कुमार यादव अपना पुलिस का रुतबा दिखाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। पर जब वो पुलिस को चारों तरफ से खड़ा हुआ पाता है और पुलिस के हाथ में वारंट होता है, तो राजेश टूट जाता है। वो कहने लगता है कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। जौनपुर जो आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, यहां दीपावली के दिन एक 16 साल के बालक की हत्या कर दी गई, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया और दीपावली के त्योहार को अंधेरे में तब्दील कर दिया गया। अब ये जो गांव है, गोरा बादशाहपुर क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और वहां पर जमीन के लिए झगड़ा चला आ रहा था। या रामजीत यादव होते हैं तो दूसरा पक्ष होता है लालता प्रसाद यादव। लालसा प्रसाद यादव एक दबंग व्यक्ति था और 30 साल से 1 से 2 बीघा जमीन के लिए लड़ाई झगड़ा होता आ रहा था। 29 अक्टूबर को वो लड़का उस जमीन, विवादित जमीन को साफ करने के लिए गया था, जहां पर कि लालता प्रसाद और उसके परिवार के लोगों ने उसे डराया, धमकाया और उसके साथ गलत व्यवहार किया और उसके साथ उस दिन भी मारा पीटी करने की कोशिश की। पर उस दिन तो आसपास के लोगों ने बचाव कर कर उसे घर पहुंचा दिया। पर 30 तारीख की सुबह, दीपावली के दिन, लगभग सुबह के 7 बजे जब वो मंजन कर रहा था, तभी लालता प्रसाद के परिवार के लोगों ने रामजीत यादव के बेटे अनुराग उर्फ छोटू, जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था, एक नौजवान उभरता खिलाड़ी था, उसकी निर्मम हत्या कर दी। अब झगड़ा चल रहा था। 29 अक्टूबर को ये झगड़ा होता है और 30 अक्टूबर को इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अब जब वो सुबह 30 तारीख को अपने घर पे दातुन कर रहा था तो माँ को आवाज देता है, माँ माँ। और माँ जब तक उसके पास पहुंचती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनुराग यादव उर्फ छोटू, 5 बहनों का एक भाई, ताइक्वांडो खिलाड़ी, की गर्दन माँ की गोदी में होती है। माँ रोती है, बेहोश हो जाती है, फिर रोती है, फिर बेहोश हो जाती है। 5 बहनें भी रोती हैं और इतना रोती हैं कि उनकी आंखों के आंसू ही सूख जाते हैं। 5 बहनों का इकलौता भाई था और सबका रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन 1 नवंबर को देश में दीपावली, और 31 अक्टूबर को ये दीपावली का त्योहार था। और दीपावली तो पूरे गांव में नहीं मनी और ना ही किसी के घर खुशियां मनी, ना ही दीपक जले।
बल्कि पूरे गांव में मातम का माहौल फैल गया। एक दबंग परिवार ने एक परिवार की खुशियां छीन ली और पूरे गांव की दीपावली को अंधेरे में तब्दील कर दिया। अब गांव के सभी लोग गुस्से में थे, पूरा गांव गुस्से में था, पूरे इलाके में गुस्से में था। जहां जहां तक ये खबर गई, जहां जहां तक लोगों ने ये खबर देखी, सब लोग गुस्से में थे। कुल 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और पुलिस इन लोगों की तलाश सरगर्मी से शुरू कर देती है। लालता यादव जो आरोपी है वो घर में मिल जाता है और उसकी निशानदेही पर हथियार भी जब्त कर लिए जाते हैं और तलाश आगे की शुरू कर दी जाती है। और किन किन लोगों के नाम थे, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस का हाथ था, पुलिस सबको राउंड अप करना शुरू कर देती है। लेकिन रमेश यादव और उसका छोटा भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक थाना लगता है अलीगंज, वहां पर रमेश यादव जिसने क्या गर्दन काटी थी, जिसने क्या तलवार चलाई थी, वह थाने में पहुंच जाते हैं और अलीगंज थाने में जाकर कहता है कि साहब मैं वही आदमी हूं जौनपुर में जिसने अभी वारदात को अंजाम दिया है, वही मुख्य आरोपी है। इस तरह की बात जब करते हैं तो पुलिस समझ ही नहीं पाती है कि आखिर ये कह क्या रहा है और क्या कहना चाहता है। पुलिस कहती है कि आराम से बताइए, तसल्ली से बताइए आप क्या कहना चाहते हो। घटना जौनपुर में हुई है और आप लखनऊ के अलीगंज में यहाँ क्या कर रहे हैं। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। जौनपुर की उस पुलिस को भी सूचना दी और जौनपुर की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए अपनी टीम लेकर दबिश देने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। इसे गिरफ्तार करते हैं, सीधे जौनपुर लेके आते हैं और जौनपुर की पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है क्योंकि घटना जौनपुर की थी, वारदात जौनपुर में हुई थी। अब वहां पर इस मामले में नाटकीय मोड़ जैसे ही तलवार की धार जैसे उन्होंने तेज करके रखी हो और दिमाग पे भी उसने अपने धार करके रखी थी। और इस परिवार में एक दरोगा होता है रमेश यादव, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। रमेश यादव ट्रेनी जो पुलिस में था वो उसका भाई था। अब हत्यारे इधर उधर भाग चुके थे। मतलब 30 जनवरी से इस वारदात को झगड़ा हुआ और उसके बेटे की जान देकर इस झगड़े का अंत हुआ। अब रमेश यादव, लालता यादव का बेटा रमेश यादव, ऐसे ही एक छोटा बेटा है जिसका नाम है राजेश यादव, जो फिलहाल वर्तमान में ड्रेनी दरोगा है और जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिले मेरठ के मवाना थाने में होती है और इसके नाम एक वारंट निकला हुआ था। टीम वहां पहुंचती है और इसे नोटिस देकर बताया जाता है कि आपके खिलाफ भी इस मामले में नाम दर्ज है और आप पे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। यदि आप हमारे साथ आसानी से चलेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी। और यदि आपने इधर उधर भागने की कोशिश की या हमारा साथ नहीं दिया या हमारी सपोर्ट नहीं करा, इस वारंट को तामील नहीं करने दिया और हमें गिरफ्तारी आपने नहीं दी, तो हमें आपके साथ पुलिस का रवैया अपनाना पड़ेगा। और आप खुद पुलिस में हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस तरह आपके साथ पेश आएगी। अब उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है और लाकर राजेश यादव को लाकर जो जौनपुर पुलिस होती है उसके हवाले कर दिया जाता है। अब हत्याकांड के बाद जो पुलिस के पास भी पर्याप्त सबूत हो जाते हैं, राजेश यादव का भी कम रोल नहीं था। पूरे हत्याकांड में पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है और पुलिस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी ये बनती है कि सच्चाई को सामने लेके आए। अब इस मामले में खास बात ये थी कि पुलिस से ना कराकर और इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों को सौंपनी चाहिए, क्योंकि राजेश यादव जो खुद पुलिस में था उसने अनुराग यादव के परिवार के ऊपर एक ही साल में 17 मुकदमे दर्ज करवा दिए थे और घटना दिनांक से 10 दिन पहले एक 18वां मुकदमा दर्ज करवाया था। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार में एक ही साल में 17 से 18 मुकदमे दर्ज हो जाएं? ये किसी पुलिस की शय के बिना, जान पहचान के बिना, बिना सोर्स के नहीं हो सकता है। और सारे मामले कोर्ट में विचाराधीन है, अभी मामले चल रहे हैं और बिना किसी सिफारिश के ऐसा मुकदमे दर्ज हो जाएं, ऐसा संभव नहीं। तो राजेश यादव ट्रेनी ऑफिसर, उसने घटना से पहले आरोपियों से लगातार बात की और घटना के बाद भी उसने आरोपियों से बात की, वो संपर्क में रहा। पुलिस ने इसकी सीडीआर निकाल ली है
और तभी उसके खिलाफ वारंट इशू किया गया और वो ट्रेनी दरोगा था और उसी ने कहीं ना कहीं अपने परिवार की मदद की है आरोपियों की, तभी पीड़ित परिवार के ऊपर 1 से 18 मुकदमे दर्ज हो गए। इस सारी कहानी से ये तो साबित हुआ, ये तो हमें समझ में आ गया कि घटना हुई कैसे, इस घटना का कारण क्या था और अंजाम किसने दिया और क्यों दिया और कौन कौन उसमें आरोपी हैं, और अभी जांच बाकी है। किस किसका नाम सामने आएगा ये भविष्य के गर्भगृह में छुपा है, जल्दी आपको पता चलेगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। पर सबसे ज्यादा दुख की घटना की बात यह है कि 5 बहनों का इकलौता भाई, माँ बाप की आंखों का तारा, होनहार खिलाड़ी ताइक्वांडो और छोटी उम्र का अनुराग यादव छोटू हमारे बीच नहीं है, उस परिवार के बीच नहीं है। वो परिवार इस दुनिया से चला गया। 5 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है, माँ बाप का भी रो रो कर बुरा हाल है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे और हिम्मत प्रदान करे। जिसके परिवार का सदस्य जाता है उसके ऊपर क्या बीतती है ये सिर्फ वही जान सकता है। वही इस दर्द को, इस तकलीफ को महसूस कर सकता है। हम उस दर्द को, तकलीफ को सिर्फ सुन सकते हैं पर महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पे दर्द बीतता है वही उस दर्द को महसूस करता है। इसमें लेखपाल जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और लगभग 3 पुलिस वालों को इसमें सस्पेंड कर दिया गया है। गाइडलाइन की वजह से मैं 3 पुलिस वालों का और लेखपाल का नाम नहीं ले सकता, ना मुझे नाम पता है, पर कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर लेखपाल पर भी कार्रवाई की जा रही है और ट्रेनी दरोगा है उसकी CDR निकाल ली गई है, पुलिस विधिवत कार्रवाई कर रही है। ये बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी। 30 साल से जो जमीन के टुकड़े पर विवाद चलता आ रहा था, वो विवाद दीपावली के दिन किसी की मौत से खत्म हुआ या आगे बढ़ा, ये अभी भविष्य के गर्भगृह में छुपा है। पर पुरानी रंजिश चलती आई और किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिवार का इकलौता चिराग, 5 बहनों का एक भाई इस दुनिया से इस तरह चला जाएगा और पुरानी रंजिश इस अंजाम तक पहुंच जाएगी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। सिर्फ इसका उद्देश्य आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और कोशिश करें कि ऐसी कोई वारदात ना हो जिससे कि हमारे खुशियों के त्योहार या हमारे जीवन में दुख फैल जाए। और इन आरोपियों को जितने कठिन से कठिन सजा दी जाए उतनी कम है। शासन प्रशासन अपना काम करेगा और इन आरोपियों को कठिन से कठिन सजा मिलेगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी नई और सत्य घटना के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।